मैं इतना निश्चित मानता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथी मिलकर अभी से बड़े बहुमत के साथ फिर से 2019 में हम सरकार बनाएंगे। ये बात आपकी सही है। 2014 ये चर्चा की जा रही है कि 2014 के मुकाबले 19 शायद आसान ना हो, आप क्या कहना चाहेंगे? अब मैंने तो जवाब दे दिया, मगर आप लिख कर लाए हो तो आप पूछते हो। मैंने कहा कि अभी से बड़े बहुमत में, अब आसान न होने का कहां सवाल है। 2014 में आपकी 6 राज्यों में सरकारें थी, आज 19 राज्यों में सरकार है। 2014 में आपके 4 मुख्यमंत्री थे, आज 15 हैं। बावजूद इसके कई जानकार मानते हैं कि इस बार पहले जैसी बात नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी है। आप हर जगह आपके चीफ मिनिस्टर हैं, आपने कहा कि आप बड़ा बहुमत लेके आएंगे, लेकिन एक चर्चा है। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी का जहां तक सवाल है, सरकारें कैसे चलती है इस पर निर्भर करता है। भारतीय जनता पार्टी में 67 के बाद, 67 के बाद सबसे ज्यादा लंबी चलने वाली सरकार देने का श्रेय अगर किसी एक पार्टी को मिला है तो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बंगाल में कम्युनिस्टों ने भी एक लंबे समय तक शासन किया, परंतु बाय एंड लार्ज जहां तक देश का सवाल है, अच्छे शासन देने का भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। और हर बार जब हम चुनाव में जाते हैं तब एंटी इनकम्बेंसी वाला मामला आता है, परंतु सरकारें लोकाभिमुख होती है, सरकारें जब पारदर्शी होती है, सरकारें जब निर्णायक होती है, सरकारें जब संवेदनशील होती है, तब एंटी इनकम्बेंसी की जगह सरकार एक स्ट्रेंथ के नाते चुनाव में काम में आती है। और हमारा तो अनुभव कम से कम यही है। लोग कहते हैं कि अमित शाह के पास हर राजनीतिक चाल के काट मौजूद है। महागठबंधन का क्या काट है आपके पास? देखिए, हम चालाकी की राजनीति नहीं करते, चरित्र की राजनीति करते हैं। राजनीति के अंदर हमारा गंतव्य, हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। देश के 50 करोड़ गरीबों के जीवन स्तर में उठाव लाना, देश को सुरक्षित करना, देश के गौरव को बढ़ाना, देश के अर्थतंत्र की नींव को मजबूत करना। और मैं मानता हूं प्रबल प्रताप जी कि हमने काम बहुत अच्छे तरीके से किया है। एक ही 5 साल के शासन के अंदर 4.5 करोड़ गरीबों के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 7.5 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाया है। 2 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाई है। चुनाव आते आते लगभग 7 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त हो जाएगा। 2 करोड़ लोगों के रहने की व्यवस्था करी है, घर दिए हैं। लगभग 12 करोड़ बच्चों को, 18 करोड़ बच्चों को हमने वैक्सीनेशन करने का काम समाप्त कर लिया है। 12 करोड़ लोगों को मुद्रा बैंक की लोन देने का काम किया है। मैं मानता हूं कि इस देश के 50 करोड़ गरीबों के लिए इस सरकार ने उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए एक भरसक सफल कोशिश की है। और अब अभी एक योजना जो नमो केयर के नाम से पॉपुलर हुई है, वो योजना के तहत देश के 50 करोड़ लोग, मतलब 10 करोड़ परिवारों को हम 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस देने जा रहे हैं, जिसमें दवाइयाँ, सारे टेस्ट, हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए हॉस्पिटलाइजेशन, ये सारी चीजों को समाहित करते हुए 5 लाख तक का आरोग्य का पूरा खर्चा देश के 50 करोड़ नागरिकों का भारत सरकार उठाएगी। दुनिया में एक भी ऐसी स्कीम नहीं है जो 50 करोड़ लोगों के आरोग्य की चिंता करती हो। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसी के कारण हमें विश्वास है कि हम दूसरी बार जीत कर आएंगे। महागठबंधन का भी चेहरा तय नहीं, आपके पास तो चेहरा है। आपके लिए कौन सा चेहरा सबसे फायदेमंद होगा, राहुल, ममता या मायावती? हम हमारे चेहरे के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के आधार पर चुनाव रहे। हमारे पास दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व, सबसे मेहनती नेतृत्व, सबसे प्रामाणिक नेतृत्व आज अगर विश्व भर में किसी एक पार्टी को उपलब्ध है तो वो पार्टी मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को उपलब्ध है और उन्हीं के चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे। विपक्षी दल आपके खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, गोलबंद हो रहे हैं, और दूसरी तरफ
आपके अपने सहयोगी जो पुराने सहयोगी भी हैं आपको छोड़ के गए, टीडीपी, पीडीपी, शिवसेना, क्या वजह रही? छोड़कर जाने का जहाँ तक सवाल है, सिर्फ टीडीपी छोड़कर गई है, तो जदयू हमारे साथ आया है। मैं कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं देख रहा, और देश की जनता भी जानती है कि अगर विपक्ष की सरकार बनाने का मौका मिला तो कैसी सरकार बनेगी। अभी मायावती जी ने अपनी सरकार कैसी बनेगी इसका परिचय किया था डिमांड के रूप में। उन्होंने कहा देश को मजबूत सरकार नहीं चाहिए, मजबूर सरकार चाहिए। अब देश की जनता को तय करना है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत और देश को आगे बढ़ाने वाली सरकार चाहिए या एक गठबंधन के नेतृत्व में मजबूर सरकार चाहिए। ये निर्णय देश की जनता को करने दीजिए। वो अभी से कहते हैं कि सरकार मजबूत नहीं होनी चाहिए, सरकार मजबूर होनी चाहिए जिसके सरकार को ब्लैकमेल कर कर अपने सारे कामकाज किए जा सके। अब देश की जनता को तय करना है। हमने गठबंधन की सरकारें 30 साल तक देखी, हमारी भी सरकार गठबंधन की सरकार है। पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी हमने गठबंधन की सरकार बनाई है, मगर देश के हितों के साथ कभी हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमने फैसले ऐसे नहीं लिए जो लोगों को अच्छे लगे, लोगों को अच्छे लगे ऐसे फैसले हमने नहीं लिए। लोगों के लिए अच्छे हो ऐसे फैसले लेने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। संसद में राहुल गांधी ने सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाए। आप इन आरोपों को कितनी गंभीरता से लेते हैं? आप जब जवाब देना चाहते हैं तो आपको बोलने नहीं दिया जाता। नहीं, मोदी जी ने तो जवाब दिया ही है। मेरे मानने न मानने से कुछ नहीं होता। जो ट्रैक रिकॉर्ड है कांग्रेस पार्टी का, और वो ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और हमारे 5 साल के शासन के आधार पर इस देश की जनता को आकलन करना है। एक ही सरकार ऐसी है जो पारदर्शी तरीके से चली है। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। मैं गौरव के साथ कह सकता हूं 4.5 साल समाप्त हुए, हमारे दुश्मन भी हम पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा पाए। आरोप छोड़िए, शक सुबह भी खड़ा नहीं करो। एक झूठ को बार बार बोलने से सच में परिवर्तित नहीं होगा। शायद वो कहां से सीख रहे मैं कहना नहीं चाहता, परंतु उस बात को काफी समय हो गया, जनता जागरूक हो गई। जनता ने पहली बार संसद में झप्पी वाली राजनीति देखी। राहुल गांधी ने कहा कि वो गले लगाकर दिल जीतना चाहते हैं। कांग्रेसी कहते हैं कि उनका ये सबसे बढ़िया राजनीतिक दांव है। आप क्या कहेंगे? चले, उसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। कांग्रेस के नेताओं के पास राहुल जी के समर्थन करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, परंतु पूरी दुनिया ने एक घटनाक्रम को देखा है। संसद की गरिमा, प्रधानमंत्री पद की गरिमा और विपक्ष के प्रमुख नेता की गरिमा, तीनों को नीचा दिखाने वाली ये घटना थी। मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता। लगातार इस तरह की चर्चा हो रही है कि शायद लोकसभा चुनाव 3 राज्यों के चुनाव के साथ करा दिए जाएं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये कितना सच है? नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं है। हमारा तो लक्ष्य तय है, अंतिम समय तक हम जनता की सेवा करते रहेंगे, हमारे कार्यकाल के अंतिम समय तक। अच्छा, चलिए मैं एक आपसे निजी सवाल पूछता हूँ। लोग कहते हैं कि आप बड़ा टफ दिखते हैं। आप वाकई बहुत टफ हैं या अंदर से उतनी आप में? इंटरव्यू होने के बाद आप ही बता देना सबको कि आपका अनुभव कैसा है। खाली वक्त में आप क्या करते हैं? सिनेमा, म्यूजिक, किताबें, कोई शौक तो होगा? सबसे पहले तो मैं चिंता करता हूं कि वक्त खाली रहे ही नहीं। अगर कहीं रह जाता है तो पढ़ता भी हूं। आप लगातार ट्रैवल करते रहते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, रैलियों में शिरकत करते हैं। सोते कितनी देर है? कोई ऐसे हिसाब नहीं लगाया भैया। ऐसी सार्वजनिक तरीके से ऐसी बातें करने का बहुत अच्छा भी नहीं है। सार्वजनिक जीवन में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ईश्वर ने मुझे बहुत बड़ा मौका दिया है कि जिस पार्टी के पोस्टर लगाते लगाते मैं कार्यकर्ता बना, एक बूथ का मैं अध्यक्ष था, उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मुझे मौका मिला है। मैं एक क्षण भी मेरी पार्टी की और देश की सेवा करने में बिगाड़ना नहीं चाहता। आपके बारे में ये काफ़ी मशहूर है कि जब आप गुजरात से विधायक थे तो अपनी विधानसभा के हर कार्यकर्ता का फ़ोन नंबर आपके पास था। अभी आपने 1800 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, लगातार कार्यकर्ताओं के संपर्क में। आपका कार्यकर्ता आपसे परेशान नहीं होता? नहीं, अलग अलग प्रकार के कई लोग होते हैं।
और जब बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं तो उनके स्वभाव के अनुरूप, उनकी प्रकृति के अनुरूप ही पार्टी उनको काम करने का मौका देती है। तो मैं मानता हूं जो काम करना चाहते हैं ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को पर्याप्त काम मिला है। सोचने वाले कार्यकर्ताओं को सोचने का मिला है, लिखने वाले कार्यकर्ताओं को लिखने का मिला है। एक अच्छे वर्क डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर ये पार्टी आगे बढ़ रही है। विपक्ष की बात अगर अलग भी कर दें तो आपकी पार्टी या आपके सहयोगी भी मॉब लिंचिंग को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और कहे हैं कि ये ऐसी घटनाएं जब से आपकी पार्टी पावर में आई है बढ़ी है। आप इन घटनाओं को लेकर कितना गंभीर हैं? देखिए, मॉब लिंचिंग पर हरेक को सवाल उठाने का अधिकार है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता और हमारी जिम्मेदारी है जवाब देने की। मॉब लिंचिंग की घटना अगर कांग्रेस के समय में एक भी नहीं हुई है तो कांग्रेस हम पर उंगली उठा सकती है, या तो हमारे समय में हुई घटना में एक भी घटना ऐसी उठाकर दिखले जहां कानून ने अपना काम नहीं किया है। हमने कभी क्राउड के नाम से एफआईआर नहीं करी है, व्यक्तिगत नाम से एफआईआर करी। सब में 302 लगाया है जहां हत्या हुई है और सबको पकड़ा गया है। बेल एक केस छोड़कर कहीं पर भी नहीं हुई, कुछ केस में सजा करने का भी काम कर दिया गया है। तो हमारे इरादे पर तो तब शंका हो सकती है जब इसमें किसी भी प्रकार की लिपापोती हो। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जितनी भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई उस पर कठोर कार्यवाही हुई है और परिणाम भी अच्छे मिले। तो कानून और व्यवस्था हमारे शासन में चुस्त दुरुस्त होती है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी गैंगे चलती थी, जितने भी गुंडों का शासन था, सारे के सारे भूगोल नहीं जानते हुए भी उत्तर प्रदेश की सीमाओं के बाहर योगी आदित्यनाथ के डर से निकले हैं। मैं कहना चाहता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का कानून और व्यवस्था का चरित्र है। एनआरसी के मुद्दे पर आपकी जो मंशा है उस पर विपक्ष सवाल उठाता है। ममता ने तो यहां तक कह दिया कि गृह युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं अच्छा किया प्रबल जी आपने सवाल पूछ लिया एनआरसी का। मैं मानता हूं कि इस देश में जो घुसपैठे हैं उनको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की भी सोच है। असम के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। आंदोलन के बाद में असम एकॉर्ड साइन हुआ। जब असम एकॉर्ड साइन हुआ तब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। श्री राजीव गांधी इसके प्रधानमंत्री थे। इन्होंने असम एकॉर्ड साइन किया और असम एकॉर्ड का मुख्य मुद्दा ही एनआरसी था। देश के अंदर, असम के अंदर जितने घुसपैठिए हैं उनको चिन्हित कर कर उनको मताधिकार से वंचित कर कर बाहर निकालने की व्यवस्था करने का एकॉर्ड श्री राजीव गांधी ने किया था। मगर कांग्रेस पार्टी ने इतने साल हुआ हिम्मत नहीं करी थी। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल हुई। 2005 में एक लिपापोती करने के लिए एनआरसी बनाने की शुरुआत की, एकदम स्लो कर दिया गया। आसाम के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल करी। पीआईएल चलते 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 हमारे समय में फैसला आया। हमने हिम्मत दिखाई है, एनआरसी बनाया है। 40 लाख लोग पहली सूची में नहीं है। यही बताता है कितनी बड़ी मात्रा में घुसपैठिए घुसे हुए हैं। और ये 40 लाख लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट की स्कीम के तहत हम मौका देने वाले हैं। असम सरकार मौका देगी, अपना पक्ष रखिए, लॉयर को लेकर आइए, इसकी सुनवाई होगी, क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगे जो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में चलेंगे। मगर ये सब बात करने के बाद भी जो अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर सकते हैं, मैं मानता हूं कि उनको इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा देने का अधिकार नहीं है। और जो भी विरोध कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस की आड़ में कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही हो, मैं सबको कहना चाहता हूं कि एनआरसी पर देश की जनता के सामने सारे विपक्षी दलों ने अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए कि इस देश में घुसपैठिए रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए। देश की जनता के पास जब आप वोट लेने जाते हो तब स्पष्टता के साथ जाना है, जैसे हम जाते हैं। हम मानते हैं कि एनआरसी एक सही प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, वैध प्रक्रिया है और सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में चल रही है, उसकी निगरानी में चल रही है। इसको रोकना नहीं चाहिए। और इतनी ही स्पष्टता से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष
श्री राहुल गांधी ने देश की जनता के सामने स्पष्टता करनी चाहिए कि घुसपैठियों पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है, एनआरसी पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है। ये आपने कहा कि एनआरसी पे आपका पक्ष है, क्या आपको लगता है कि 40 के 40 लाख घुसपैठी हैं कहीं, क्योंकि तमाम त्रुटियां हैं? मैंने कहा ना, जो नहीं है उनको मौका मिलेगा भैया, मगर एक भी नहीं है ऐसा आप मानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं कहा। नहीं, आप पूछ रहे हो इसलिए मैं क्यों बोलता हूँ। तो 40 लाख भी नहीं होंगे, जीरो भी नहीं होगा, जो है इसको ढूंढना चाहिए। ढूंढने का क्यों विरोध किया जा रहा है? हम कह रहे हैं जो है उसको ढूंढो, ढूंढने का वो प्रक्रिया का क्यों विरोध किया जाए? अगर 40 लाख नहीं है तो नहीं निकाले जाएंगे, 40 लाख नहीं है तो मतदाता सूची से निकालने का काम नहीं होगा उनका, मगर जो है उनको तो निकालने का काम करना ही चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और आसाम एकॉर्ड का हिस्सा है। आपकी पार्टी के तमाम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि एनआरसी को दूसरे राज्यों में भी लागू किया जाए, तमाम सांसदों ने बयान दिया है, क्या आप इस राय से सहमत हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अभी आसाम का एनआरसी का काम एक स्टेज पर पहुंचा है, प्राथमिक सूची डिक्लेयर हो चुकी है। सब राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि एक कानूनी प्रक्रिया में सहायता करे, उसमें व्यवधान खड़ा न करे, कानून और व्यवस्था के मुद्दे खड़े न होने दे और लोगों को गुमराह करने का काम न करें। एक बार आसाम के अंदर एनआरसी होने के बाद इस पर बहस कर निर्णय किया जा सकता है कि बाकी सारी जगहों पे क्या करना है। बंगाल में आपके बीजेपी के और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार झड़प हो रही है, रोज खूनी क्लैशेस हो रहे हैं, आपको रैली नहीं करने दी जाती, ऐसे में आप बंगाल कैसे जीतेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी रैली को तो अभी अभी परमिशन दिया है, परंतु ये बात सही है, हमारे कार्यकर्ताओं पर बंगाल में अत्याचार हो रहा है। हमारे कई कार्यकर्ताओं को मार दिया गया है, कई कार्यकर्ताओं के घर जला दिए गए, कई कार्यकर्ताओं के संबंधी को अगवा किया लिया गया। और मैं कहना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक नहीं है, मगर हम संघर्ष करना जानते हैं। हमारी पार्टी तो पैदा ही विपक्ष में रहकर हुई है, हमें बखूबी आता है जनता के साथ कैसे संपर्क बनाना। और आप मेरी बात याद रखना, जितने भी अत्याचार करने हैं कर ले, जब काउंटिंग हो 2019 के चुनाव का, घिन कर भारतीय जनता पार्टी की सीटें 22 से ज्यादा होगी। मैं कार्यक्रम पर डंके की चोट पर कहने के लिए तैयार हूं, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 22 से ज्यादा सीटें। अच्छा, उधर पीडीपी ने भी आरोप लगाया कि आप उनकी पार्टी तोड़ रहे हैं। महबूबा जी का कहना है अगर ऐसा हुआ तो कई सलाहुद्दीन पैदा होंगे। आपकी सहयोगी रही हैं पुरानी। नहीं, ठीक है भैया, लोकतंत्र में काफी लोग बहुत कुछ कहते हैं, उस पर टिप्पणियां करना बहुत जरूरी नहीं होता, परंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अगर यही ऐसी ही स्थिति होती तो आप देश के 19 राज्यों की जनता को क्या मानते हो? क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ आई? कई राज्यों में हम 20-20 साल से शासन में हैं, क्या हुआ है वहां पर? वहां सिर्फ विकास विकास और विकास ही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के अंदर, श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर, हमने इस देश के डेमोक्रेसी से जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण, ये तीनों नासुरों को समाप्त कर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट को लोकतंत्र का मुद्दा बनाया है। मैं मानता हूं श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का ये देश के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, महबूबा अगर दोबारा हाथ मिलाना चाहें तो क्या आप मिलाएंगे? मैं ना कवि हूं ना पत्रकार हूं, काल्पनिक चीजों के जवाब नहीं दे सकता, जब होगा तब जरूर देंगे भैया। 2014 में आप जहां जहां कमजोर थे, क्या आप वहां नए एलाइज तलाशने की कोशिश करेंगे? बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, केरल, उड़ीसा, और कितनी कामयाबी की उम्मीद है? देखिए, मुझे लगता है कि आप आपकी जानकारी ठीक कर लीजिए। नॉर्थ ईस्ट में आसाम में हमारी सरकार है, मणिपुर में हमारी सरकार है, नागालैंड में हमारी सरकार है, मेघालय में हमारी सरकार है, त्रिपुरा में हमारी सरकार है। तो 2014 और 2018 के बीच में गंगा जमुना में बहुत पानी बह चुका है। बंगाल में हम नंबर 2 की पार्टी बन चुके हैं, आसाम में हम नंबर 2 की पार्टी, उड़ीसा में हम नंबर 2 की पार्टी बन चुके हैं। मुख्य विपक्ष की जगह हमने ले चुके हैं। हमारी बूथ की रचना आज मजबूत हो गई है
और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब हम लड़ने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की पूरे देश के कोने कोने में जिस प्रकार की लोकप्रियता है और मेरा बूथ का कार्यकर्ता, ये दोनों का कॉम्बिनेशन अजय कॉम्बिनेशन होता है। इसको भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में पछाड़ना बहुत सरल नहीं है। प्रबल प्रताप जी, उत्तर प्रदेश में लड़ाई अब कितनी मुश्किल मानते हैं, क्योंकि वहाँ सपा, बसपा और कांग्रेस और आरएलडी का महागठबंधन हो रहा है, और अगर इस गठबंधन को देखा जाए वोट के टर्म्स में तो इनके पास वोट काफ़ी है। तो आप लड़ाई मुश्किल मानते हैं या लगता है कि आपके काम को? प्रबल प्रताप जी, पॉलिटिक्स फिजिक्स नहीं होता है। 100 ग्राम प्लस 100 ग्राम करो तो 200 नहीं हो जाता है। पॉलिटिक्स केमिस्ट्री होता है। दो पदार्थ इकट्ठा करो तो तीसरा ही पदार्थ बन जाता है। इस प्रकार से नहीं चलती है पॉलिटिक्स। और अगर आपका ही गणित देख ले तो दो लड़के जब यूपी के इकट्ठा हुए थे तो वोटों का योग बना ले। जब सपा और कांग्रेस के बीच में विधानसभा चुनाव में गठबंधन हुआ था, आप सभी लोग दिखाते थे। यूपी के दो लड़के इकट्ठा हो गए, ये दोनों के वोटों का योग कर दे तो 243 सीटें इन लोगों की बनती है, और माहौल बदलेगा तो और 50 जुड़ जाएगी। कुछ नहीं हुआ, 300 सीट जरूर आई किसी पार्टी की, मगर भारतीय जनता पार्टी की आई। इनके सुपड़े साफ हो गए। ईवीएम को लेकर फिर राजनीति शुरू हो गई है। तमाम विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा, और हालांकि ईवीएम हैकिंग का कोई सबूत नहीं मिला है। अगर ये बात हो रही कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, तो आप क्या उस सिफारिश को मानने को तैयार हैं? देखिए, ईवीएम का जो विरोध कर रहे हैं, इसमें मेन केजरीवाल जी हैं, कांग्रेस पार्टी है, ममता दीदी हैं, अखिलेश जी और मायावती जी हैं, सारे हारे हुए लोग हैं। अब मैं उनको पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जी का चुनाव ईवीएम से ही हुआ था, हमारे शासन में ही हुआ था, वो ठीक था या नहीं था? मायावती एक बार और सपा 2 बार ईवीएम से जीत चुके हैं, वो चुनाव ठीक था या नहीं था? पंजाब और कर्नाटक में कांग्रेस ने अभी सरकार बनाई है, वो चुनाव ठीक था या नहीं था? जब चुनाव हारते हैं तब ईवीएम याद आता है। भैया, जवाब ईवीएम में ढूंढोगे तो 19 भी हार जाओगे, जनता में ढूंढोगे तो शायद कुछ संभावनाएं बनेगी आपकी। अच्छा, एक सवाल और जिसका जवाब हमारे तमाम दर्शक जानना चाहेंगे। क्या नरेंद्र मोदी जी बनारस से ही चुनाव लड़ेंगे? नरेंद्र मोदी जी बनारस से ही चुनाव लड़ेंगे? जरूर लड़ेंगे और वहीं से जीत कर आएंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं। ये कहा जा रहा है कि कई सांसदों के टिकट बदले जाएंगे जिन्होंने काम नहीं किया, जिन्होंने परफॉर्मेंस। देखिए, आपने अच्छा सवाल किया। अभी ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं हुई है। खामखा भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को आप थोड़ा उनका चिंता बढ़ाने का काम कर रहे हो, मगर मैं तो मीडिया का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ऐसा समाचार सुनकर सांसदों ने अपनी एक्टिविटी और गतिविधि तेज कर दी है, जो मेरे अच्छे के लिए है। मगर ऐसी कोई एक्सरसाइज अभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है कि किसी का टिकट कटेगा, किसी का नहीं कटेगा, इसको रिपीट करेंगे, कोई नया लाएंगे। अभी बहुत देर है भैया, हमारी सरकार को अभी काफी समय बाकी है, बहुत सारा काम करना है अभी। तो लोग 2014 के चुनाव में राजस्थान में आपका परफॉर्मेंस, आपने सारी सीटें जीत ली। वहाँ इस बार नारा लग रहा है, मोदी से बैर नहीं लेकिन वसुंधरा की खैर नहीं। देखिए, ऐसे नारे तो बहुत सारे लगते हैं। मैं अभी राजस्थान जाकर आया हूँ, मैंने जो दृश्य देखा है, मुझे भरोसा है कि राजस्थान के अंदर फिर से एक बार पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपकी पार्टी के कई नेता दावा कर रहे हैं 2019 से पहले राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि राम जन्मभूमि का मामला सुप्रीम कोर्ट के कंसिडरेशन में है, उसकी सुनवाई चल रही है। किसी ने भी किसी भी प्रकार के स्टेटमेंट कर सुनवाई को बाधित नहीं करना चाहिए, और जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए और उसका नतीजा आना चाहिए। ये आपके ऊपर, पार्टी के ऊपर आरोप लगते हैं कि महागठबंधन की काट के लिए राम मंदिर के मुद्दे को आपके पार्टी के लोग उठाते रहते हैं, क्या सही है? हमने तो कभी नहीं उठाया, पार्टी के लोग, विपक्ष उठाता रहता है। एक राजनीति से अलग हटके आपसे आखिरी सवाल करूं, वो एक चीज बताइए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। चुनाव लड़ाना मुझे मालूम है आपको सबसे अधिक पसंद है। मेरी ऐसी कोई व्यक्तिगत पसंद नहीं है, परंतु आपने अंतिम सवाल किया, इसलिए मैं कुछ दर्शकों को जरूर कहना चाहता हूं।
कि 2013 में जब हम आपका मैंडेट लेने के लिए आए थे, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता इस देश की जनता के पास जनादेश मांगने आए थे। उस वक्त ऐसी परिस्थिति थी कि देश के अंदर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार निकलते रहते थे। 12 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार हुए थे। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, युवा आक्रोशित था, रोड पर प्रदर्शन होते थे, देश की इकोनॉमी के सारे पैरामीटर्स औंधे मुंह गिरे थे, दुनिया में देश का सम्मान नहीं था। और आप जब 2014 के अंदर चुनाव जीतने के बाद 2018 के अंत की ओर जा रहे हैं, तो देश के अंदर एक ऐसी सरकार चल रही है। पहले जो सरकार चल रही थी वो सरकार को पॉलिसी पैरालिसिस हुआ था। एक ऐसी सरकार चलती थी जिसका हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था, प्रधानमंत्री को बेचारे को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता था। आज एक ऐसी निर्णायक सरकार चल रही है मोदी जी के नेतृत्व में, जिसने देश की सुरक्षाओं को प्राथमिकता दी है, प्रायोरिटी दी है। और किसी ने प्रयास किया तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर कर उनके घर में घुसकर जवाब देकर वापस आने की हिम्मत की। आज दुनिया में देश का सम्मान सबसे ऊपर है। आर्थिक अर्थतंत्र के सारे पैरामीटर्स डिसिप्लिन के फोर कॉर्नर्स के अंदर पड़े हैं। महंगाई लगाम पर है। देश के अंदर 50 करोड़ गरीबों को सम्मान के साथ जीने का अच्छा मौका भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। और कई ऐसे गांव, कई ऐसे घर जहां बिजली नहीं थी, गैस नहीं था, शौचालय नहीं था, बैंक अकाउंट नहीं था, वहां हेल्थ सुविधाएं नहीं थी, ये सारे लोगों को एक उनकी लाइफस्टाइल को, उनके जीवन स्तर को ऊपर लाने के लिए हमने एक सपोर्ट करने का काम किया है। लगभग 12 करोड़ युवाओं को मुद्रा बैंक के माध्यम से स्वरोजगारी देने का काम किया है। हमने एक ऐसा नेता दिया है जो 24 घंटे में से 20 घंटे इस देश के लिए काम कर कर देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। हमने एक ऐसा नेता दिया है जो बाज नजर से देख रहा है कि देश के खजाने का एक पैसा भी कहीं पर चोरी न हो। बाज नजर से देख रहा है जो पैसा नीचे जा रहा है, जिस गरीब के लिए जा रहा है, वो पैसा सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से पहुंचे। और 86,000 करोड़ रुपया जो बीच में से बिचौलिए खा जाते थे, उसको बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस देश में से अस्थिरता के युग को समाप्त कर दिया है, विकास के युग की शुरुआत करी है। और आज पूरी दुनिया में भारत के गौरव को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। अमित जी, एक हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। अमित भाई, संगठन से जुड़ा हुआ एक सवाल है। पहले हमने देखा था कि 10-15 साल पहले रैलियां होती थी तो उसके 2-3 दिन बाद तक कार्यकर्ता आराम करते थे कि भैया बहुत थक गए रैली के आयोजन में। अब आलम यह है कि अब रैली खत्म होते होते ऐलान हो जाता है कि किसको कहाँ जाना है। गर्मी की छुट्टियां होती, हम पहले कहानियां करते थे कि फला मंत्री स्विट्जरलैंड में है, फला होनोलुलु में है। अब हम लोग करते हैं कि फला मंत्री मिजोरम में है, फला मंत्री आंध्र प्रदेश में है। क्या वीकली ऑफ और हॉलीडे खत्म? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं मानता हूं लोकतंत्र में अच्छी निशानी है और हमारे पास 11 करोड़ कार्यकर्ताओं का संगठन है। सबके काम का प्लानिंग होता है और सबके लिए काम भी निश्चित किया गया है। और नॉर्थ ईस्ट का आपने जिक्र किया, इसलिए कहता हूं अमिताभ भाई, नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य में हर 15 दिन में कोई ना कोई मंत्री जरूर गया है। इतनी तवज्जो नॉर्थ ईस्ट को कभी भी भारत सरकार की ओर से नहीं दी गई। इसी का परिणाम है आज 8 में से 7 राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनी है। आमिश। अमित जी, विपक्ष एक सवाल को बार बार बीजेपी के सामने उठाता है, सरकार के सामने उठाता है कि नौकरियां जो हैं वो इस सरकार के अंदर नहीं हुई हैं। सरकार की तरफ से जवाब आता है कि नौकरियां हुई हैं, विपक्ष को लगता है दिखता नहीं है। क्या आपको लगता है कि नौकरियां 2019 में, रोजगार जो है 2019 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है? जरूर बन सकता है। आप नौकरी और रोजगार को मिक्सअप कर रहे हो। विपक्ष सिर्फ नौकरी का सवाल पूछ रहा है।
जहां तक रोजगार का सवाल है, एक पहली सरकार ऐसी है जिसने स्वरोजगारी पर बहुत बड़ा थ्रस्ट दिया है। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से और मुद्रा बैंक के माध्यम से हमने लगभग 12 करोड़ से ज्यादा युवाओं को स्वरोजगारी देने का काम किया है। मगर कांग्रेस को छोटे छोटे काम, रोजगारी नहीं दिखते, मजाक उड़ाते हैं। मेरी भी उड़ाते हैं, वो परिश्रम करने वाले युवा की भी उड़ाते हैं। एक गांव के अंदर कोई लड़की ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर कर छोटा सा ब्यूटी पार्लर का अपना काम शुरू करती है, उसको 3 लाख रुपए का लोन मिल जाता है विदाउट एनी गारंटी, विदाउट एनी गारंटर, तो मैं मानता हूं ये रोजगारी है। इसकी ब्यूटी पार्लर की शॉप में 2 लोग और बच्चियां काम करती है, उनको भी रोजगारी मिलती है। मगर कांग्रेस के मन में रोजगारी की कल्पना बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, कहते तो हमें है, मगर चिदम्बरम जी के बयान को ध्यान से देखे तो उनका कहने का मतलब यह है कि इंडस्ट्री ही रोजगारी है और कोई रोजगारी नहीं है। हम मानते हैं सम्मान के साथ पसीना बहाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला हर प्रामाणिक व्यक्ति सम्मान के साथ इस देश में जीना चाहिए, और इसी के लिए मुद्रा बैंक की योजना को हम लेकर आए। एक आखिरी सवाल हम अमित जी, 9 तारीख को राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन का चुनाव है, तो आमतौर पर देखा जाता था कि एक कंसेंसस, आम सहमति बनाने की कोशिश होती थी। क्या बीजेपी ने ऐसी कोई कोशिश की? और दूसरा सर कि क्या सवाल इसमें सिर्फ बीजेपी नहीं होती है ना, राहुल जी के आने के बाद आम सहमति नाम का शब्द ही समाप्त हो गया है। संसद के अंदर बोलने न देने की परंपरा शुरू हुई है भैया। कभी ऐसा सुना है आपने? प्रधानमंत्री जी जब भाषण हो तब शोर शराबा होता है। मुझे भी 54 साल हो गए भैया, मैंने मेरे जीवन में ऐसे दृश्य राहुल जी के अध्यक्ष बनने के बाद ही देखे। कॉन्सेंसस कोई एक पार्टी नहीं कर सकती। और अमित जी, इसी से जुड़ा हुआ, आप क्या पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि एनडीए बिल्कुल, जो भी उम्मीदवार होगा, जो हम खड़ा करेंगे, हमारे उम्मीदवार निश्चित है, श्री हरिवंश बाबू है और वो जीत कर आएंगे। अमित जी, न्यूज़ 18 इंडिया की बैठक में आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक रस्म हम बुलाना चाहेंगे अपने एडिटर इन चीफ और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राहुल जोशी को कि वो आएँ और